गुड आफ्टरनून। सभी लोग जुड़िए जल्दी, फटाफट तेजी के साथ। टाइम चेंज कर दें तो आज है क्लास, बाकी कल से हो जाएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। नो, नहीं चेंज करना है। एक बजे पॉसिबल है तो कर दीजिए, रीजनिंग खत्म हो गई। 1 बजे तो मेरी क्लास होती है भाई, 12 से 1, 1 से 2, 2 से नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, क्लास होती नहीं। सर टाइम ठीक है, अच्छा चलिए, यही टाइम ठीक है। आज एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, इंडियन जुडिशरी, फिर एक टॉपिक ही बचेगा आपका। उसके बाद 2 दिन तो हम एमसीक्यूज ही करेंगे, ठीक है ना। 2 दिन तो एमसीक्यूज ही होगा। अरे कोई बात नहीं, सोमवार को मैं ले लूंगा ना, आज तो, अब कल तो क्लास है नहीं। अनुचिया ना हुए हैं, और कुछ अनुचिया ना हुए हैं मतलब कल सैटरडे है। चलिए तो अब बस हो गया, अब आप लोग समझ गए। अब सुनिए, नया टॉपिक है हमारा इंडियन जुडिशरी। यूट्यूब पर तो खूब सवाल ववाल देखे हैं, अब इंडियन जुडिशरी भी समझिए, है ना। देखिए, भारत की न्यायपालिका जो है वो, भले ही हमारा संविधान लगभग संघीय है, लेकिन न्यायपालिका हमारा हमने संघीय संविधान से नहीं ग्रहण की है। न्यायपालिका को अगर देखेंगे तो न्यायपालिका हमारी एकीकृत है, इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, इंडियन जुडिशरी हेडिंग डालिए, भारतीय न्यायपालिका। द जुडिशरी इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ, settles disputes and administers justice to all citizens। न्यायपालिका क्या है? तो जुडिशरी मतलब लिखिए न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका, तो लिखिए न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है, लिखिए न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। नवीन, ये बैच 2.0 नहीं है, 4.0 है। ठीक है ना। न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शन इफेक्टिवली इट इज इंपरेटिव टू हैव एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, दूसरा लिखिए पॉइंट, लोकतंत्र को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है। देखिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट, हाँ फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, पहले इसको आप लिख तो लीजिए, पहले थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिख लीजिए। लिख लिया, डन।
डन। और देखिए हमारी नोट्स भी आ गई है, नोट्स भी आप लोग ले लिए हैं ना, और नहीं लिए हैं बहुत सारे लोग, हाँ बुक आ गया है। तो अगर हिस्ट्री की है, हिस्ट्री तो यदि लेना है तो क्या करेंगे, चलिए जी हाँ अक्षत जी, जी चीफ मिनिस्टर किस एक्ट के अंतर्गत आता है, अभी आगे हम बता देंगे। चीफ मिनिस्टर तो हो गया है भाई। हाँ राहुल राज जी, जी हाँ। नहीं, लिखने का नहीं मतलब होता है, वो बनती है ना, लिखना थोड़ी होता है उसमें, लिखवाना पड़ता है, मतलब बनवाना पड़ता है प्रॉपर। जी हाँ मोनम कुमारी। नहीं तो ये एक ऐसा ना, इसको आप जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, फोटो स्टेट निकलवा लीजिएगा। चलो हो गया डन डन। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, लिखिए भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी। हमारी जो इंडियन जुडिशरी है दोस्तों, वो क्या है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट और एकीकृत है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड है। स्वतंत्र का क्या मतलब है, न्यायपालिका के स्वतंत्र होने का क्या मतलब है, स्वतंत्र का मतलब है सरकार के अन्य अंगों के, सरकार के अन्य अंगों यानी विधायिका, और जो बुक है ना प्रॉपर ऐसे ही है एकदम फ्लो चार्ट में, जबरदस्त, बिल्कुल इमेज उमेज सब एकदम। सरकार के अन्य अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, सरकार के अन्य अंग कौन है, विधायिका और कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है, यानी कार्यपालिका और विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा क्या, दूसरा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या मतलब है, इंटीग्रेटेड का मतलब है यहां पे न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत स्वरूप है, यानी कि सबसे ऊपर हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, इसके नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, इसके नीचे क्या होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या अदर कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या अदर कोर्ट्स। तो ये होता है एकीकृत स्वरूप, नीचे से एकदम ऊपर की ओर देखिए। अरे नहीं भैया मैसेज करने नहीं, उसमें फीस भी है, फीस भी है, उसकी फीस भी है। नोट करिए, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय।
नहीं, अगर वो ऐसा हार्ड कॉपी तो उसमें महंगा पड़ जाएगा ना भाई, महंगा पड़ जाएगा, भिजवाने में छपवाने में महंगा पड़ जाता है। जी हाँ विश्वदीप जी, चलिए 150 ओनली। ज्योग्राफी का नोट्स तो नहीं है अभी फिलहाल। चौदह जनवरी से क्लास आपकी होगी जीके जीएस की 300 नंबर वाली लगातार, 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, जिस दिन 22 जनवरी जिस दिन राम भगवान जी का क्या है तो प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक लगातार। नहीं नहीं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री। क्या कह रहे हैं? ओसी का मतलब अदर कोर्स, अदर या सबऑर्डिनेट कोर्स। राजनंदिनी जी चलिए हो गया। अब यही है स्वतंत्र का मतलब, तो यहां पे लिख लीजिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सरकार की अन्य शाखाएं अर्थात कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती, न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। क्लियर? न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। लिख लिया? मिल जाएगा सुधीर जी। चलिए हो गया, डन। नेक्स्ट। अब यही सेम चीज यहां पर इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे ऊपर होता है हाई कोर्ट, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। पहले लिखिए सुप्रीम कोर्ट, पहले लिखिए सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर लिखिए सुप्रीम कोर्ट, पहला पॉइंट उसमें लिखिए इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी कि इसके निर्णय, लिखिए इसके निर्णय, पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट, इसके निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं, इसके निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया ना, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑल ऑन ऑल कोर्ट्स। दूसरा, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यह उच्च न्यायालय के जजों का स्थानांतरण कर सकता है। दूसरा पॉइंट। अभी नहीं, डीएलएड का फॉर्म भी नहीं फिल हो रहा है। दूसरा, यह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। तीसरा, कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, या किसी भी न्यायालय में चल रहे मामलों की सुनवाई कर सकता है। पहला है इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स, लिख लिया सबने या सभी न्यायालयों की बात करी। ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यह क्या होता है? दूसरा पॉइंट है,
यह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है, कर सकता है। तीसरा है किसी भी न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई कर सकता है। चौथा है कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। चौथा यानी एक उच्च न्यायालय से किसी भी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर स्थानांतरण कर सकता है। स्थानांतरित कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फर्स्ट वाला लिख दीजिए। तो फर्स्ट वाला क्या लिखा है? फर्स्ट, इट्स डिसीजन और बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी इसके पहला वाला है इसकी सुनो क्या बोलते हैं डिसीजन मतलब निर्णय। इसके निर्णय सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। सभी न्यायालयों में बाध्यकारी होते हैं। लिखिए। हो गया डन? सर लास्ट है तो इतना हड़बड़ा क्यों गए हैं? मतलब डन। तो ये हाई कोर्ट का है, बाकी हाई कोर्ट का भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी। आगे लिखिए। अब फ्लो चार्ट बनाइए। लिखिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, बनाइए फ्लो चार्ट। लिखिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? अनुच्छेद 124 से 147 भाग 5 संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है। इसकी स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। इसकी स्थापना कब हुई सुप्रीम कोर्ट की? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। इसका उद्घाटन कब हुआ? उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। लिखिए, 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्टों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है।
और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा, लिख लीजिए। हीरालाल जे कानिया है पहले जज, उसके सुप्रीम कोर्ट के पहले जज। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। प्रारंभ में 1+7 कितने न्यायाधीश थे प्रारंभ में? न्यायाधीशों की संख्या से लिख लीजिए। प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 1+7। एक जो है इसमें चीफ जस्टिस था, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल 8 अन्य न्यायाधीश। 7 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कितनी संख्या है? तो वर्तमान में है 1+33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश, सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 अदर जजेस, यानी अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश नोट करिए, 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए, सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की? सेवानिवृत्ति आयु तो 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष। और इस्तीफा अपना किसको देते हैं? तो इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। अगर इस्तीफा देना होगा तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। चलिए, इतना बना लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चुपचाप राहुल जी बनाइए, फिर बात बताएंगे एनर्जी फुल है एनर्जी लेस है, पढ़ना नहीं है। सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक चीज समझिए, मैं कोई चीज मतलब ऐसे तो नहीं पढ़ाता हूँ। मेरी हर, आप कह रहे हैं 2.0 में नहीं ऐसे पढ़ाए थे सर, तो मैं हर नोट्स मेरी देखिएगा अलग बनेगा। बात यही सब लिखवाया हूँ, उसमें भी हर नोट्स मेरे अलग थोड़ा पाएंगे आप, क्योंकि मैं कहीं देख के थोड़ी आपको पढ़ाता हूँ। माइंड में जितनी चीजें आती हैं बताता जाता हूँ, तो इसलिए मेरी नोट्स में आप काफी अंतर देखेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष नहीं लिखवाया हूँ, 64 लिखवा दूँ, लिखवाया वही होगा, लेकिन हाँ सीक्वेंस कुछ और हो सकता है, शब्द मेरे कुछ और हो सकते हैं, तो हर नोट्स में आप मेरे अंतर पाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। 3.0 की भी तो क्लास यही है रोमा जी। सीजीआई की फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों ने देख लिया, ठीक ना जी। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना नोट करिए। एससी के जजेस का, एससी के न्यायाधीशों का, एससी के न्यायाधीशों पर महाभियोग, अब एससी के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई जाएगी उसके लिए आधार क्या होगा? तो इसके लिए जो आधार होता है ना, बेसिस ग्राउंड, किस बेसिस पर चलाएंगे? तो ये लिख लीजिए, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा इनको। और संसद क्या करेगा? तो संसद के द्वारा
यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग क्या करेंगी, विशेष बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से पास करेगी। यहां जाएगा, फिर ये भी 2/3 बहुमत से पास करेगा, 2/3 बहुमत से पास करेगा, ठीक है। और जिस दिन पास करेगा उस दिन पद रिक्त हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोगों पर चलाया गया लेकिन कोई हटाया नहीं गया इस वजह से, तो न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब लिख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अमित रांगनी जी याद हो जाएगा जब आप रिवाइज करोगे ना नोट्स को अपने जो बनवा रहा हूं तो हो जाएगा। डन, लिख लिया। लोकसभा क्या है, लोकसभा है, लोकसभा, संसद नहीं पढ़े आप लोग, लोकसभा राज्यसभा। सर नीचे क्या लिखा है, पद रिक्त, न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं भाई सोनम जी, सब पर ध्यान है मेरा। लिखिए, बैक कर दे रहा हूं जया जी। आरएस का मतलब राज्यसभा। मेरियाना प्रवीण, मेरा ध्यान ना सब पर है। मूवी देखने के बाद एक बार पूरी कहानी याद हो जाती है। तो मूवी में आपको रुचि है ना, मूवी में आपका इंटरेस्ट होता है, इसलिए याद हो जाता है। तो इंटरेस्ट पैदा करेंगे पढ़ाई में तब भी तो याद हो पाएगा। चलिए, हो गया डन। तो ये तो न्यायाधीशों के अपना पद से हटाया जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट के पद। अब अगली हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, एससी से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है जो, ठीक है ना। पहला लिखिए अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से, सॉरी माफ कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 क्या है, उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, पहला। दूसरा आर्टिकल लिख लीजिए, आर्टिकल 126, 126 अनुच्छेद 126, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, एक्टिंग चीफ जज ऑफ इंडिया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, पी यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला लिख लीजिए, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद 127, एडहॉक जजेस जो होते हैं, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है बातचीत की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, अभी मूल क्षेत्राधिकार क्या है,
लिखिए, जैसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावी मामले, चुनाव संबंधित विवाद के चुनावी विवाद का निपटारा, चुनावी विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरा, राज्य वर्सेस केंद्र सरकार, यानी राज्यों में और केंद्र सरकार प्रदेशों में कोई विवाद हो जाए उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। नागरिक वर्सेस सरकार जब होगा, नागरिक बनाम सरकार अगर कोई केस होगा तो उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा आदि। इसका मूल क्षेत्राधिकार है, लिख लीजिए अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 125 मत लिखिए, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं। 24, 26, 27, 31, 131। वर्सेस का मतलब बनाम होता है, बनाम, राज्य बनाम केंद्र सरकार, नागरिक बनाम सरकार, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 127 है तदर्थ एडहॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट होता है, तदर्थ न्यायाधीशों की। बहुत कामकाज अगर बढ़ जाता है तो एडहॉक जजेस की नियुक्ति होती है। वर्सेस का मतलब बिटवीन नहीं होता, वर्सेस का मतलब बनाम होता है, आमने सामने जंग जब होती है, युद्ध होता है, विवाद होता है तो दो पक्षों के बीच में बनाम लिखा जाता है। 131 हो गया। आर्टिकल 71 कहाँ है भाई इसमें? 127 है। अनुच्छेद लिख लीजिए लास्ट 143, 143 लिखिए। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143। आनंद सर वो मैसेज उसमें वो करिए ना तो बताएंगे फिर, ठीक है। एक 143, 143 भाई, अनुच्छेद 143। आपको 43 पढ़ते हैं इसको ना, 43 नहीं सही है, 43। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति, सलाह लेने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकता है संवैधानिक मामलों पर राष्ट्रपति 143 के द्वारा। अब चलिए यहीं से नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। उच्चतम न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले ब्रैकेट में 1973 मामले में दिया था तथा इसी केस में तथा इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ब्रैकेट में 13 जजों की बेंच ने फैसला
सुनाया था। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक एवं अभिभावक होता है। अभिभावक, गार्जियन, अभिभावक है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक एवं अभिभावक है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार, अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, यहां तक डन है? डन, लिख लिया सबने? चल नेक्स्ट, भारत में जनहित याचिका, भारत, ऐसे लिखिए, एक सेकंड, ऐसे लिखिए, विश्व में जनहित याचिका की शुरुआत यूएसए में हुई तथा 1978 में इसकी शुरुआत PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, इसकी शुरुआत भारत में हुई और भारत में इसके जनक, भारत में PIL या जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के जनक न्यायमूर्ति PN भगवती हैं। तथा मदर ऑफ PIL यानी PIL की माँ किसे कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका की मां बोला जाता है पुष्पा कमिला हिंगो रानी को। लिख लीजिए, पुष्पा कमला हिंगो रानी। पुष्पा कमला, कपिला होगा, कमिला नहीं कपिला, पुष्पा कपिला हिंगो रानी। लिख लीजिए, पुष्पा कमला नहीं, पुष्पा कपिला हिंगो रानी हो, कमला नहीं। और आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भाषा है वो अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है, ना कोई अन्य भाषा है, बल्कि इसका सारा काम अंग्रेजी में होता है। किसमें होता है? अंग्रेजी में होता है। सर PIL का फुल फॉर्म क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। कपिला पशु आहार होगा राखी। हिंदी में होगा जनहित याचिका, ऊपर लिखा तो हूं जनहित याचिका। नहीं अजय कुमार जी, फ्री नहीं है। पॉलिटी का तो नोट्स बन ही रहा है, पॉलिटी में क्या दिक्कत है आपको? आप लोग बैक बहुत करवाते हैं भाई, लिख नहीं पाते हैं सही से। मैं लिख लेता हूं, आप नहीं लिख पाते हैं। सेकंड पॉइंट समझा दें। मूल ढांचा का मतलब होता है कि देखिए, संसद, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है, और संसद केशवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद कुछ भी नहीं हटा सकती। नहीं पता चले बेसिक स्ट्रक्चर ही हटा दिया। बेसिक स्ट्रक्चर उसने दिया कि कुछ चीजें मूल हैं, मूल ढांचे में आती हैं, तो इनको नहीं हटा सकता संसद। और मूल ढांचा अगर नष्ट होगा तो संसद उसे अवैध घोषित कर देगा, सॉरी न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देगी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट होता है खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया खत्म आपका। अब हाई कोर्ट बचा है, कुछ डाउट्स वगैरह है तो उसको बता दीजिए, समय तो है नहीं अब ज्यादा। हाई कोर्ट देख लेंगे सोमवार को। हाई कोर्ट रह गया, थोड़ा सा आपका ये बचा हुआ है पंचायती राज, यानी मंगलवार, सोमवार खत्म हो जाएगा, मंगलवार बुधवार 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट सेशन रखेंगे। 2 दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट सेशन रखेंगे। ढांचा मतलब जैसे मान लीजिए जब संविधान हमारा लिखा गया तो कुछ उसमें फंडामेंटल चीजें हैं। फंडामेंटल चीजों को क्या कर सकता है, तो संसद उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसको नहीं हटा सकता। नहीं पता चले अमेंडमेंट करके उसी को हटा दिया। कुछ मूलभूत चीजें हैं ना। पीडीएफ अपलोड, देखिए पीडीएफ कर दिया है पिन, वहां पर जाके ऊपर देखिए पीडीएफ मिल गया, सबको बता देंगे एक बार। पीडीएफ एक बार मिल जाए तो सभी लोग बताएंगे। पीडीएफ मिल गया सबको? चलिए बहुत बढ़िया। कोई चीज छूटी तो नहीं थी? यस सर, आ गया। सर डाउट है, क्या है डाउट बताइए। डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, हाँ जीके जीएस में तो यही सब आएगा। पॉलिटी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक दिन थ्योरी और चलेगी, बाकी 2 दिन प्रैक्टिस आपकी चलेगी। बुधवार या बृहस्पतिवार को नेक्स्ट वीक में खत्म होगी, नेक्स्ट वीक में खत्म होगी। 10 तारीख का पीडीएफ पूरा नहीं था? ओह,
चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से मंडे को, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।